वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RO बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के 20 सवाल जो आपके आने वाली यूपी PCS, MP PCS या फिर उत्तराखंड PCS के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आउट ऑफ 20 आपके कितने स्कोर हुए इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। किसी सवाल में अगर डाउट हो तो उसको भी बताइएगा। तो आज का पहला सवाल है, इनमें से कौन सी पद्धति भोजन के संरक्षण में सुधार कर सकता है? ठीक है, खाद्य तेल, नमक, सिरका, चीनी, पौष्टिकीकरण। तो देखिए इसमें जितनी भी विधियां दी गई हैं आपका, ये सभी जो हैं ये भोजन के संरक्षण में सुधार कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। सभी ऑप्शन, पौष्टिकीकरण हो गया, चीनी, सिरका, नमक, तेल, ये सब इसमें सुधार कर सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन वायु से नाइट्रोजन स्थिर कर सकता है? कौन वायु से नाइट्रोजन स्थिर कर सकता है? बैक्टीरिया या जीवाणु, वायरस या विषाणु, नीला, हरा, शैवाल। तो इसमें राइट आंसर क्या है? तो इसमें देखिए, इसमें राइट आंसर है 1 और 3, यानी बैक्टीरिया या विषाणु और नीला, हरा, शैवाल। ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये सहायता करते हैं। ये इसमें वायरस या विषाणु का कोई रोल नहीं होता, याद रखिएगा। बैक्टीरिया या जीवाणु और नीला, हरा, शैवाल। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सही है? दिया गया है पहले नंबर पे, लकड़ी के गूदे के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त फाइबर को रेयॉन या कृत्रिम रेशम कहा जाता है। रेयॉन रेशम से सस्ता है, इसे रेशम के रेशों की तरह बुना जा सकता है। और तीसरा, नायलॉन पहला पूरी तरह से मानव निर्मित सिंथेटिक फाइबर या कृत्रिम रेशा था और एक स्टील के तार की तुलना में एक नायलॉन का धागा मजबूत होता है। तो इन सभी में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, ये जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको याद कर लीजिएगा। ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नायलॉन का धागा जो है वो स्टील के तार की तुलना में मजबूत होता है और नायलॉन ही पहला पूरी तरह से मानव निर्मित जो है सिंथेटिक फाइबर या फिर कृत्रिम रेशा था। ठीक है, नायलॉन के बारे में हो गया और ये रेयॉन के बारे में। ये दोनों स्टेटमेंट जो है पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे अलग अलग तरीके का भी सवाल बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। आपको गलत कथन का पता लगाना है। दिया गया है कि सिंथेटिक फाइबर या फिर कृत्रिम रेशा अधिक टिकाऊ और सस्ता होता है, जो उन्हें प्राकृतिक फाइबर की तुलना में अधिक लोकप्रिय बनाते हैं। ठीक है, फिर हमें रसोई में या फिर प्रयोगशाला में काम करते समय सूती कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि यह आसानी से आग पकड़ लेते हैं। आपको इसमें गलत कथन का पता लगाना है। ठीक है, गलत कथन कौन है इसमें? इसमें केवल दो, दूसरा वाला गलत कथन है। पहला जो दिया गया आपका कि सिंथेटिक फाइबर या फिर कृत्रिम रेशा जो है अधिक टिकाऊ होता है। ठीक है, तो ये सही बात है, प्राकृतिक फाइबर की तुलना में सिंथेटिक फाइबर अधिक टिकाऊ होता है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, सिंथेटिक फाइबर की अगर बात करें तो ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं और वास्तव में सिंथेटिक फाइबर का नुकसान होता है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं और ये जब आग इसमें पकड़ेगी सिंथेटिक वाले फाइबर में तो काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी हो सकती है। ऐसे कपड़े जो हैं सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ये कपड़े पिघलते हैं और फिर क्या होगा, जलने पर क्या होगा कि वो जलने वाले या फिर पहनने वाले इंसान के शरीर से चिपक जाते हैं। इसलिए हमको ये सूती कपड़े तो प्राकृतिक होते हैं, हमें सिंथेटिक कपड़े जो है रसोई में काम करते समय नहीं पहनने चाहिए क्योंकि उसमें आसानी से आग लगती है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर की विशेषताओं को परिभाषित करता है? सबसे पहले, उन्हें पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल का उपयोग करके तैयार किया जाता है जिसे पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। फिर है, वे जल्दी सूख जाते हैं, वे टिकाऊ होते हैं और प्राकृतिक फाइबर की तुलना में कम महंगे हैं। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताना है कौन इनको परिभाषित करता है। तो ये चारों स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो देखिए,
ये देखिए जो हम MCQ करा रहे हैं, ये देखिए इससे आप अब एक टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। जैसे अभी तक आपका जो सिंथेटिक फाइबर पर हमने 4 से 5 सवाल देख लिए, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि लगभग आपने पूरा समझ लिया कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, ठीक है। उसका जो नेचुरल फाइबर है या फिर आपका जो प्राकृतिक फाइबर है उसका कंपैरिजन भी देख लिया, इसकी विशेषताएँ भी देख ली। तो इसी तरह हम आपका एग्ज़ाम अब देखिए पोस्टपोन हो चुका है, लगभग सारे एग्ज़ाम UP MP झारखंड का तो पेपर ही लीक हो गया। आगे देखते हैं क्या न्यूज़ आती है। इसके अलावा UPSC भी पोस्टपोन हो चुका है। तो बस हम MCQ के माध्यम से अब पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आपका रिवीजन होता जाएगा, बाकी जब एग्ज़ाम होगा तो उससे रिलेटेड आपके स्पेशल क्लासेस फिर आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले है कि सभी प्लास्टिक बहुलक या पॉलीमर में इकाइयों की एक ही प्रकार की संरचना होती है। और दूसरा, पॉलीथीन जो है ये प्लास्टिक का एक उदाहरण है, ठीक है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें केवल 2 सही है। तो देखिए प्लास्टिक भी जो है ये कृत्रिम रोशों की तरह एक बहुलक है और सभी प्लास्टिक में इकाइयों की एक ही प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसमें कुछ में रैखिक होता है और जबकि अन्य में क्रॉस लिंक्ड होता है, ठीक है। तो एक ही प्रकार की संरचना नहीं होती है, बल्कि ये जो पॉलीथीन जो है प्लास्टिक का उदाहरण है, ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। सबसे पहला है कि बेकेलाइट गर्मी और बिजली का अच्छा संवाहक है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रिक स्विच, विभिन्न प्रकार के बर्तनों के हैंडल इत्यादि बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी बेकेलाइट के बारे में। फिर है कि मेलामाइन जो है ये आग का प्रतिरोध करता है और अन्य प्लास्टिक की तुलना में बेहतर गर्मी सहन कर सकता है, ठीक। तो इसमें क्या है कि पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो इसमें सही है केवल 2, केवल 2 नंबर जो है वो सही है कि मेलामाइन जो है ये आग का प्रतिरोध करता है। इसके अलावा जो बेकेलाइट होता है ये गर्मी और बिजली का अच्छा संवाहक नहीं होता है, ये खराब संवाहक होता है, ठीक है। खराब संवाहक होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा संवाहक होगा और इससे स्विच बनाया जाएगा तो स्विच में भी करंट आएगा, ठीक है। तो ये खराब संवाहक है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया कि प्लास्टिक निम्नलिखित में से किस तरीके से पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ठीक है। सबसे पहले तो कचरे में प्लास्टिक सामग्री उन अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जानवरों की श्वसन प्रणाली को चोक कर देती है। फिर है पॉली बैग लापरवाही से यहाँ फेंके गए और नालियों को बंद करने के लिए जिम्मेदार है। प्लास्टिक आसानी से विघटित हो जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है और प्लास्टिक को जलाने से हानिकारक गैसें पैदा होती हैं। तो इसमें किस तरीके से प्लास्टिक हानिकारक है पर्यावरण के लिए ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए 1, 2 और 4, तीसरा जो है ये गलत है। ये प्लास्टिक जो है वो आसानी से विघटित नहीं होता है, ये सालों साल वैसे ही चलता रहता है, इसीलिए वो आपके मरीन सिस्टम में, पर्यावरण में, किसी भी सिस्टम में वो स्टोर होता रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बाकी इसके अलावा सब सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपको सही कथन बताना है। दिया गया है कि धातुएँ कठोर, चमकदार, आघातवर्धनीय, तन्य, सुस्वन और ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं के बारे में। और धातुएं सुस्वन, ठीक है, सुस्वन नहीं है और गर्मी और बिजली के खराब संवाहक हैं। फिर है कुछ धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये नरम होते हैं। फिर पारा एकमात्र गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक। तो इसमें दिया गया है कि कौन सा इसमें सही कथन है। तो देखिए सबसे पहले तो ये चौथा हटाइए। पारा जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये गैर धातु नहीं है भाई, ये तो धातु है, ठीक है, ये धातु है। तो 4 हटा दीजिए। फिर आपको तीसरा स्टेटमेंट देखना है, पहला और दूसरा तो सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि कुछ धातु जैसे सोडियम और पोटेशियम नरम होते हैं, ठीक है, और चाकू से काटे जा सकते हैं। तो इसमें अधातु दिया है, बल्कि सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये धातु है, ठीक है। तो इस तरीके से देख के चलना है, बिल्कुल छोटी छोटी मिस्टेक एग्जाम में कर सकते हैं आप लोग। तो ये अधातु नहीं धातु है, इस तरीके से स्टेटमेंट 3 और 4 गलत होते हैं, 1 और 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल क्या है, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है कि सोडियम धातु बहुप्रतिक्रियाशील है, इसलिए मिट्टी और तेल में इसको संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी के तेल में इसको संग्रहित करते हैं सोडियम धातु को। दूसरा, आमतौर पर गैर धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सत्य है। तो देखिए दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। सोडियम धातु बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है। ये क्या करती है, सोडियम जो है ये आपके ऑक्सीजन और पानी के साथ में क्रिया करती है बहुत तेज़ी से, इसलिए बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जिस कारण से ये जो इसको मिट्टी के तेल में संग्रहित करके रखा जा सकता है। न हम इसको खुले में छोड़ सकते हैं, ना ही पानी में रख सकते हैं, इसलिए मिट्टी के तेल में इसको रखते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है कि आमतौर पर गैर धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, ये भी सही बात है। अब आगे देखते हैं, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है धातु और गैर धातुओं की प्रतिक्रिया को सही ढंग से समझाता है। ठीक, पहला स्टेटमेंट दिया गया कि एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु को बदल सकती है। ठीक है, यानी ज़्यादा प्रतिक्रियाशील वाली कम प्रतिक्रियाशील वाली धातु को बदल सकती है, लेकिन एक कम प्रतिक्रियाशील एक विस्थापित प्रक्रिया में अधिक प्रतिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। ठीक, और दूसरा, धातु जो है ये आमतौर पर एसिड से प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन गैर धातु जो हैं वो एसिड से प्रतिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करते हैं, जो एक पॉप ध्वनि के साथ जलता है। ठीक है, तो कौन सा कथन जो है ये धातु और गैर धातुओं की प्रतिक्रिया को सही से समझाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए केवल पहला। ठीक है, इसमें सुन लीजिए कि अधातुएं जो हैं वे आमतौर पर अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करती, ये उल्टा दे दिया है। इसमें क्या दिया था कि धातु आमतौर पर एसिड से प्रतिक्रिया नहीं करती, जो कि गलत है। गैर धातु जो है वो आमतौर पर एसिड से प्रतिक्रिया नहीं करती। ठीक है, और जो ये गुण एक दिया गया है कि ये धातु का गुण है कि धातु जो है वो एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करती है, जो कि पॉप ध्वनि के साथ जलता है। तो इसमें देखिए उल्टा कर दिया है गुण धातु और गैर धातु का। इस तरीके से केवल पहला सही है। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दिया गया कि किसी ईंधन के 1 किलो के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को इसका कैलोरी मान कहा जाता है। ठीक, दूसरा, ईंधन का कैलोरी मान एक इकाई में किलो जूल प्रति किलोग्राम कहा जाता है। और तीसरा, लकड़ी का जो कैलोरी मान होता है वो कोयले से अधिक होता है। तो इसमें आपको कथनों पर विचार करना है। तो देखिए पहले ही गलत हो गया, लकड़ी जो होती है इसका कैलोरी मान कोयले से कम होता है। ठीक है, क्योंकि कोयला जो है वो 1 किलो आप कोयला जलाओ, 1 किलो लकड़ी जलाओ, तो 1 किलो कोयले से ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा आपको मिलेगी अगर कंपेयर करें 1 किलो लकड़ी से। तो ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 यहाँ गलत है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक, फिर अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, कोयला और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन के उपयोग से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसमें प्रतिकूल प्रभाव क्या होगा इसका? ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मन, वायु प्रदूषण में वृद्धि, अम्ल वर्षा। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या फिर पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन सी, ये तीनों बिल्कुल सही हैं। आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वायु प्रदूषण में वृद्धि, अम्ल वर्षा। ये क्या होता है कि जब आप कोयला, पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन का उपयोग करेंगे तो इन सब से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है कि इग्निशन या फिर प्रज्वलन ये तापमान उच्चतम तापमान है जिस पर एक दहनशील पदार्थ आग पकड़ता है। ठीक, दूसरा, ज्वलनशील पदार्थों में बहुत अधिक प्रज्वलन तापमान होता है। तो कौन सा सही है यहाँ पे? ठीक है, तो पहला, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। इसके बारे में सुन लीजिए कि कैसे। तो देखिए, जो इग्निशन तापमान जो है वो सबसे कम तापमान होता है, ना कि उच्चतम तापमान। ये निम्नतम तापमान होता है जिस पर एक दहनशील पदार्थ आग पकड़ता है। तो ये तो यहाँ गलत हो गया।
और दूसरा, ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं इसमें बहुत कम प्रज्वलन तापमान होता है। इसको समझिए कैसे। ज्वलनशील पदार्थ का मतलब क्या होगा? ज्वलनशील पदार्थ का मतलब ये होता है कि जिसमें बहुत जल्दी आग पकड़े। तो बहुत जल्दी आग कब किस में पकड़ेगी? जिसमें आपका प्रज्वलन तापमान या फिर इग्निशन तापमान जो हो वो सबसे कम हो। ठीक है, इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट जो हैं गलत है, यहाँ पे कोई नहीं सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। ठीक है। और दूसरा, कोशिका संरचना और इसके कार्यों का अध्ययन उच्च गति करने वाले सूक्ष्मदर्शी के तहत ही किया जा सकता है। और तीसरा है, जीव का सबसे छोटा जीवित भाग एक कोशिका है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया। तो इसमें देखिए, इसमें स्टेटमेंट पहला भी सही है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, और तीसरा भी सही है कि जीव का सबसे छोटा भाग एक कोशिका होती है। ठीक है। तो और दूसरा कि कुछ कोशिकाएं काफ़ी बड़ी होती हैं जिनको बिना सूक्ष्मदर्शी के देखा जा सकता है, जैसे कि मुर्गी का अंडा हो गया, कोशिका ही है, मुर्गी का अंडा कोशिका है। और मतलब इसमें जो दिया गया है ना कि सूक्ष्मदर्शी के तहत ही इसका अध्ययन किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। कुछ कोशिकाओं को हम सूक्ष्मदर्शी के बिना भी देख सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होता है, पहला और तीसरा यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, आपको मिलान करना है। ठीक है, अगले सवाल में आपको मिलान करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले नाभिक क्या होता है? नाभिक की अगर हम लोग बात करें तो नाभिक है आपका गोलाकार और कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है। फिर कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य जो है ये जेली जैसा पदार्थ होता है जो कि सेलम ब्रेनर और नाभिक के बीच मौजूद होता है। कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति वह होती है, कोशिका भित्ति ये देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया गया है, ये पौधे की कोशिकाओं में बाहरी अतिरिक्त मोटी परत होती है। और गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र केवल तब देखा जा सकता है जब कोशिका विभाजित होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पर सही है कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, बाकी तीसरे और चौथे तीसरे चौथे में। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आपको सही कथन पर विचार करना है। सही कथन पर विचार कीजिए। दिया गया है कि पशु कोशिकाओं की तुलना में पौधे की कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ बहुत बड़ी होती हैं। पशु कोशिकाओं की तुलना में पौधे की कोशिकाओं की रिक्तिकाएँ बहुत बड़ी होती हैं। दूसरा, पशु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। फिर प्लास्टिड्स नामक रंगीन अंग पौधे की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए केवल दूसरा गलत है, सॉरी हाँ सही, इसमें देखिए केवल दूसरा गलत है, इसके अलावा पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया कि इनमें से कौन सा सही है ये बताइए। नाभिक में धागे जैसी संरचना होती है जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम जो कि जीन के वाहक होते हैं, बात तो सही है। फिर जीन जो है ये माता पिता से वंश तक वंशानुगत विशेषता के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है, सही है। ठीक है। फिर उसके बाद नाभिक जो है ये कोशिका की गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि आपको कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। सबसे पहले तो सभी जीवों में निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर होती है। दूसरा, भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है वो युग्मनज कहलाता है। और तीसरा, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो ये देखिए केवल तीसरा सही है। अब इसके बारे में सुन लीजिए कि कैसे। तो देखिए, भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, ठीक है, ये कहलाता है भ्रूण, ना कि युग्मनज। ठीक है, इसी को कहते हैं भ्रूण। ठीक है। और दूसरा, उस प्रकार का निषेचन जिसमें नर और मादा
नर एक मादा का युग्मक संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। ठीक है, ये बाहरी निषेचन कहलाता है, जो कि होता है जैसे जलीय जानवर, जैसे आपका मछली हो गया, स्टारफिश हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा आम है। तो इस प्रकार सभी जीवों में निषेचन की प्रक्रिया मादा के अंदर नहीं होती है। जलीय जीव जो बाहरी निषेचन करते हैं, जैसे आपका मछली, स्टारफिश, ये सब, इसमें क्या होता है, ये शरीर के बाहर होता है। ठीक, तो इस प्रकार केवल तीसरा सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि यौन प्रजनन के माध्यम से हाइड्रा प्रजनन करता है। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है अमीबा एक प्रक्रिया के माध्यम से प्रजनन करता है जिसको बॉन्डिंग या फिर मुकुलन कहा जाता है। बडिंग, ठीक है, जिसको या फिर मुकुलन कहा जाता है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है ये बताना है आपको। इसमें देखिए गलत दोनों है। अब इसके बारे में सुन लेते हैं कि भाई कैसे। तो देखिए हाइड्रा जो होता है ये मुकुलन के माध्यम से नए अनुजात हाइड्रा विकसित होते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को मुकुलन कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रा का प्रजनन जो होता है वो मुकुलन कहलाता है। अमीबा की अगर बात करें तो प्रजनन जिसमें एक जीव दो अनुजात जीवों में विभाजित करके प्रजनन करता है, जिसको बोलते हैं द्विआधारी विखंडन, वो अमीबा में होता है। ठीक है, तो अमीबा जो है ये इसमें होता है द्विआधारी विखंडन, और हाइड्रा में क्या होता है, ये मुकुलन होता है। ठीक, तो इस प्रकार दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। तो अब बताइएगा आउट ऑफ 20 आपके कितने सवाल सही हुए। आज क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा हाई था, लेकिन भाई देखिए आप एग्ज़ाम का पैटर्न भी तो देखिए कि यूपी में देखिए किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। उसी तरह आप स्टेट पीसीएस, अलग स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, आप या यूपीएससी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, साइंस के लिए आज का ये थोड़ा सा टफ सेशन था, लेकिन हाँ कोशिश करिएगा, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, समझते रहिए। नहीं समझ में आए आप फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।